स्वागत है आप सभी का R9 टीवी के इस खास कार्यक्रम कोरोना क्लिनिक में, जिसमें रोजाना हम इस वक्त आपसे जुड़ी हुई उन समस्याओं को लेकर के आते हैं। अपने खास पैनलिस्ट के जरिए चर्चा के माध्यम से आप तक वो सटीक जानकारी पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि इस वैश्विक महामारी के दौर में आप तक न सिर्फ सही जानकारी पहुंच सके, बल्कि जो भ्रामक जानकारियां हैं आप उसको भी जान सके। दरअसल कोरोना की रोकथाम में लॉकडाउन 3.0 अपने अंतिम पड़ाव की तरफ है। 17 मई के बाद भी लॉकडाउन की अवधि बढ़ाए जाने के संकेत इस वक्त मिल रहे हैं। ऐसे में लॉकडाउन लोगों के लिए दिन ब दिन चुनौती बनता जा रहा है। इस मुश्किल वक्त में मेडिकल इमरजेंसी एक सबसे बड़ी समस्या बनकर सामने आई है। प्राइवेट अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है तो फिर सरकारी अस्पतालों में लोगों में क्वारंटीन का डर बैठ चुका है, और ऐसे में लोग कई बीमारियों में मेडिकल चेकअप के लिए मोबाइल ऐप का सहारा ले रहे हैं। लेकिन बिना डॉक्टर के मोबाइल चेकअप कितना कारगर है? क्या वर्चुअल क्लिनिक के माध्यम से ये चेकअप ऑथेंटिक होते हैं? आज की चर्चा इसी पर करेंगे। समझने की कोशिश करेंगे कि जो कुछ इस वक्त हो रहा है, चाहे मोबाइल ऐप के माध्यम से या फिर दूसरे माध्यमों से, वो ऑथेंटिक कितने हैं। हमारे साथ में खास पैनलिस्ट, डॉक्टर्स के एक्सपर्ट्स हमारे साथ में इस वक्त शामिल होंगे। लेकिन आइए चर्चा की शुरुआत करें, उनका तारुफ कराएं। उससे पहले इस रिपोर्ट को देखते हैं। कोरोना से जंग जीतने के लिए जारी लॉकडाउन ने लोगों को न केवल घर में कैद किया, बल्कि इस समय में लोगों के सामने कई तरह की चुनौती भी खड़ी कर दी है। घरों में रहने की वजह से लोगों को जहां मानसिक तनाव से गुजरना पड़ा, वहीं बुजुर्ग और बीमार लोगों के लिए ये समय किसी चुनौती से कम नहीं है। कोरोना के डर से ना तो प्राइवेट अस्पतालों में डॉक्टर है और ना ही प्राइवेट अस्पताल खुल रहे हैं, और प्राइवेट अस्पतालों में डॉक्टर्स लोगों का इलाज काफी कम कर रहे हैं, तो वहीं सरकारी अस्पतालों में क्वारंटीन के डर से लोग जाने से बच रहे हैं। ऐसे में कोरोना के अलावा कई तरह की मेडिकल इमरजेंसी लोगों के सामने बड़ी दिक्कतें खड़ी कर रही हैं। इसी कड़ी में यूपी के जिला गाजियाबाद में प्रशासन ने टेली उपचार ऐप लॉन्च की है। इस ऐप के जरिए आप अपने रोग संबंधी समस्याओं की डिटेल भरकर संबंधित डॉक्टर से फोन पर ही मैसेज के जरिए राय ले सकते हैं। हालांकि कुछ इसी तरह के ढेरों ऐप पिछले समय में बनाए जा चुके हैं, जिनमें आप अपनी डिटेल भर डॉक्टरों से राय ले सकते हैं। लेकिन इसमें एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या वाकई इन ऐप्स के जरिए लोगों की समस्याओं का समाधान हो रहा है? क्या क्लिनिक पर चेकअप के बजाय लोग मोबाइल पर चेकअप से संतुष्ट हैं? हालांकि कोविड-19 से जंग में खुद केंद्र सरकार भी आरोग्य सेतु ऐप का सहारा ले रही है, लेकिन कितना कारगर है टेक्नोलॉजी पर निर्भर रहकर अपनी सेहत से जंग जीतना, ये आंकड़ा फिलहाल थोड़ा मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और चर्चा की शुरुआत करते हैं। अपने खास मेहमानों का इंट्रोडक्शन, उनका तारुफ आपसे करवाते हैं। हमारे साथ में दो खास पैनलिस्ट इस वक्त हैं। डॉक्टर मनीष सिंघल जी हैं, विशेषज्ञ हैं अपोलो हॉस्पिटल के। स्वागत है सर आपका। साथ में हमारे साथ में दूसरे डॉक्टर हैं, डॉक्टर VS चौहान साहब, CMD प्रकाश हॉस्पिटल के। आप दोनों लोगों का शुक्रिया के साथ में स्वागत है। ऐसे में शुरुआत में डॉक्टर VS चौहान साहब आपसे करना चाह रहा हूँ कि इस महामारी के दौर में कोरोना से बचाव के लिए जितने भी ऐप तैयार किए गए, वो कितने ज़्यादा कारगर होते हैं? क्योंकि कहा यह जाता है कि इन ऐप्स के माध्यम से आपको वो सारी जानकारियां मिल जाएंगी या फिर उसके बचाव के तरीके मिल जाएंगे जो कि आप क्लिनिक पे जा करके करते हैं।
देखिए इसमें सबसे पहले मैं आपकी रिपोर्ट देख रहा था जी। जहाँ तक इसमें यह है कि प्राइवेट अस्पतालों में इलाज नहीं हो रहा है जी। या इमरजेंसीज नहीं हो रही, ऐसा नहीं है। ये पूरे जो लॉकडाउन का पीरियड था इसमें बिल्कुल इमरजेंसी सर्विसेज निर्बाध चलती रही हैं, उसमें कोई इंटरप्शन नहीं आया है। दूसरा, जहाँ तक ओपीडीज का है, डेफिनेटली मगर ओपीडीज कुछ अस्पतालों से चूंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स की ऐसी खबरें रही, इसलिए कुछ अस्पतालों का जिक्र उस रिपोर्ट में किया गया। ठीक है, अस्पताल अब कर रहे हैं प्राइवेट तौर पर काम। जी नहीं, इमरजेंसी सर्विसेज चलती रही हैं और डेफिनेटली प्रिकॉशंस के साथ। वो ऑब्वियसली प्रिकॉशंस जो प्रोफाइलेक्टिक प्रिकॉशंस थी वो हम सबको लेनी थी, और आई बिलीव सभी हॉस्पिटल्स ने वो प्रिकॉशंस लेके एटलीस्ट इमरजेंसी सर्विसेज को चालू रखा है। जहाँ तक रही बात ओपीडी सर्विसेज की, डेफिनेटली क्योंकि पेशेंट्स को भी ये इंस्ट्रक्शंस था, सरकार से भी ये था कि अभी इलेक्टिव सर्जरीज को ना किया जाए, और ओपीडीज में जहाँ बहुत ज़रूरी है वही सर्विसेज विद प्रिकॉशंस। तो उसमें पेशेंट्स खुद बहुत समझदार हैं, उन्होंने खुद ही उसको अवॉइड किया जो वो अवॉइड कर सकते थे। जहाँ तक बात है आपकी, जो ये आप ऐप से संबंधित आपने बात किया, डेफिनेटली टेक्नोलॉजी बहुत चेंज हो रही है, और बहुत पहले से ही जो टेली रेडियोलॉजी में आपको बता दूं, बहुत सी रिपोर्ट्स वगैरह टेली रेडियोलॉजी पे हो रही थी, परमिटेड थी। लेकिन जैसे कहा जाता है कि नीड इज़ द इन्वेंशन ऑफ मदर, तो इस समय में आके डेफिनेटली टेक्नोलॉजी ने अपना एक नया रूप लिया, और उससे एटलीस्ट प्रिलिमिनरी केसेस में या कॉमन केसेस में मैं कहूँगा डेफिनेटली वो हेल्पफुल हो सकता है और हेल्पफुल है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि एमसीआई के अकॉर्डिंगली पहले टेली कंसल्टेशन या ये परमिटेड नहीं था और इट वाज नॉट लीगल, लेकिन इस बाधा में, इस लॉकडाउन पीरियड में उन्होंने इसको परमिट किया ताकि पेशेंट्स हमारे सफ़र ना कर सकें। मगर जब इस पर निर्भरता की बात आती है, डॉक्टर मनीष सिंघल जी, वर्चुअल क्लिनिकल अब जो चेकअप है उस पर निर्भरता ये कितना सही है? देखिए, हर चीज़ का एक लर्निंग फेज़ होता है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि डॉक्टर्स लोग भी सीख रहे हैं हाउ टू कम्बैट, कि किस तरह से हम इसको यूज़ कर सकें। बट कुछ नहीं से कुछ अच्छा है, सो कम से कम कुछ तो हम इस समय कर पा रहे हैं अपने पेशेंट्स को मदद करने के लिए। सो डेफिनेटली हम भी काफ़ी, अपोलो हॉस्पिटल में एक 24/7 ऐप है जिसके थ्रू लोग कंसल्टेशन लेते हैं, और हम पेशेंट्स को दे सकते हैं, पेशेंट हमें देख सकता है, और हम उनसे सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। बट जाहिर बात है कि आप एक जो टच कर आप पेशेंट की प्रॉब्लम को क्लिनिक समझते हैं, में जाकर, हॉस्पिटल में जाकर के जिस तरीके से होता है वो चीज़ तो नहीं हो पाएगी। वो चीज़ नहीं हो पाएगी। यू कैन नॉट, आप उसको रिप्लेस नहीं कर सकते, एक ह्यूमन संबंध को रिप्लेस नहीं किया जा सकता। बट समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ भी नहीं से कुछ तो अच्छा है। तो इसके जो नतीजे होते हैं वर्चुअल क्लिनिकल चेकअप के इस ऐप के जरिए, क्या वो 100% करेक्ट होते हैं या फिर उसमें भी खामियों की गुंजाइश रहती है? उसमें डेफिनेटली खामियों की गुंजाइश रहती है। ये ऐप उन लोगों के लिए अच्छा है जो पहले से पेशेंट्स को देख चुके हैं, यानी फॉलो अप पेशेंट्स। बट डेफिनेटली नए पेशेंट के लिए ये एक बहुत बिल्कुल लाभदायक होगा, और बिल्कुल 100% लाभदायक होगा ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। कभी ना कभी तो डॉक्टर के पास जाके उनको दिखाना ही पड़ेगा। बट फर्स्ट एड जरूर दी जा सकती है, एक शुरुआती दौर पे आराम देने के लिए कुछ दवाइयाँ जरूर दी जा सकती हैं। फिर मर्ज़ पे भी डिपेंड करेगा कि मर्ज़ कितना सीरियस है। अगर बहुत सीरियस है और उसके लिए अस्पताल पहुंचना जरूरी है, और आपको कुछ इंट्रावीनस थेरेपी करनी पड़ेगी, तो जाहिर बात है आपको अस्पताल पहुंचना ही पड़ेगा। बट फर्स्ट एड जरूर कहना चाह रहे हैं कि जहां तक हो सके डॉक्टर से मिलकर के अस्पताल जाकर के ही अपना चेकअप करवाएं, ये ज्यादा बेहतर होगा। फॉलो अप पेशेंट के लिए फिर भी आसान है, क्योंकि उस पेशेंट को आप एक बार देख चुके हो। जी डॉक्टर चौहान साहब, मगर किन बीमारियों में ज़्यादातर, अगर बड़ी खतरनाक कोई बीमारी है या इस किस्म के कोई लक्षण मिलते हैं, कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें मोबाइल से चेकअप पर की मदद ले सकते हैं या उसमें ज़्यादा खतरा नहीं है? देखिए, जैसे डॉक्टर मनीष ने भी बोला, जहाँ फॉलो अप पेशेंट्स हैं, ऑलरेडी डॉक्टर के टच में पेशेंट्स महीनों से या दिनों से है, तो वहाँ डॉक्टर ने उसको एग्जामिन किया हुआ है, उसको पूरा हिस्ट्री पता है, तो वहाँ डेफिनेटली उसमें कुछ माइल्ड अल्टरेशन और कुछ सजेशंस दिए जा सकते हैं। और मैंने जैसे पहले बोला, जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, देखिए क्लिनिकल एग्जामिनेशन का और क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है। तो क्या ये बेहतर नहीं होता कि हमारा प्रशासन, हमारी सरकारें, फिर स्वास्थ्य महकमा इस स्तर पर हॉस्पिटल या फिर चेकअप के लिए वर्चुअल के बजाय अस्पताल या क्लिनिक्स की फैसिलिटी ज़्यादा बेहतर तरीके से करते, ताकि हर शख्स वहाँ पर पहुँच सके इस महामारी के बीच में भी? देखिए, इसमें ऐसा होता है कि आपको
हर चीज़ के प्लस और माइनसेस आपको कंसिडर करने पड़ेंगे, क्योंकि दूसरे देशों में जो कोरोना ने कहर ढाया है, मैं बहुत प्रशासन का और बहुत सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि फिर भी इन्होंने बहुत टाइमली एक्शन लिया और उन्होंने इमरजेंसीज को कभी मना नहीं किया। इमरजेंसीज को अब मैं आपको फिर स्ट्रेस दे रहा हूँ, उन्होंने कभी मना नहीं किया। उन्होंने इलेक्टिव सर्जरी कैन वेट, उसको उन्होंने कहा कि अभी उसको अवॉइड करिएगा। नंबर 3, जो कॉमन चीज़ें हैं, कॉमन प्रॉब्लम है, वो डॉक्टर्स डेफिनेटली ऐप्स हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशंस हैं, और आप एक वीडियो के थ्रू आप उसको पेशेंट को देख सकते हैं, पेशेंट कॉमन प्रॉब्लम बता सकता है। पर इमरजेंसी सिचुएशंस में तो हॉस्पिटल ना कभी बंद किए गए और ना कभी बंद हो। ये वीडियो कन्वर्सेशन का सभी ऐप्स में फैसिलिटी तो होगी नहीं, कुछ में टेक्स्ट के माध्यम से या अपनी चीज़ें उसमें डालिए, उसके बाद में उसके रिजल्ट उसमें सामने आते होंगे, वो तो उतना रिस्की तो नहीं, देखिए उसमें कोई बहुत ही माइल्ड कॉमन प्रॉब्लम है तो ठीक है, आपने ऑनलाइन फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं कभी, दो इट इज़ नॉट लीगल, लेकिन फिर भी जो ऐप के थ्रू एटलीस्ट आप एग्जामिन कर सकते हैं, पेशेंट को देख सकते हैं कुछ। इट इज़ डेफिनेटली नॉट एज गुड जैसे आप क्लिनिकल एग्जामिनेशन करें, पर फिर भी कॉमन, अगेन मैं कह रहा हूँ, कॉमन प्रॉब्लम्स के लिए कोई इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है, वहाँ पे डेफिनेटली पेशेंट के लिए। खासतौर पर डॉक्टर मनीष सिंघल जी कि जब कई बार लोग ऐसा देखने को मिला कि अस्पताल पहुंचते हुए जाते हुए डरते हैं, आपके अस्पताल जाएंगे वहां पर हजारों लोग आते हैं, न जाने कोरोना हो जाए या संक्रमण आ जाए, तो ऐसे में ये एक बेहतर विकल्प भी है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है। काफ़ी पेशेंट्स डरे हुए हैं, उनको डर है कि अगर हम अस्पताल आएंगे तो कोरोना हो जाएगा, जो कि आई थिंक ये डर बिल्कुल जायज़ भी है। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए अगर हम टेलीमेडिसिन के थ्रू उनको डील कर सकते हैं, और जैसे पहले भी कहा, फॉलोअप पेशेंट्स को डील करना आसान है और नए पेशेंट्स को डील करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी रिपोर्ट्स भी करानी होती है। सो कोरोना का डर डेफिनेटली बना हुआ है, और बहुत बड़े अस्पताल जहाँ पर कोरोना संक्रमित लोग एडमिटेड हैं, वहाँ पर डेफिनेटली एक डर तो है, और जितना ज़्यादा आप कॉन्टैक्ट में आएंगे तो ये डर हमेशा बना रहेगा। और जनरली हमारे जो पेशेंट्स हैं वो तो ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, उनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी लो है, तो उनको अगर कोरोना हो जाता है तो वो ज़्यादा सीरियस भी हो सकते हैं। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जहाँ तक अवॉइडेबल है। आपका सजेशन क्या है कि अगर ऐसा कोई लक्षण दिखे आपको लगता है तो बजाय इसके कि इन ऐप्स पर भरोसा करने के डॉक्टरों के पास जाएं, अस्पताल जाएं, वो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा? बिल्कुल ज़्यादा बेहतर होगा। अगर प्रॉब्लम सीरियस नहीं है तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ठीक है कि आप टेलीमेडिसिन का उपयोग करें। टेलीमेडिसिन की गाइडलाइंस आ गई हैं ICMR की, और गवर्नमेंट की गाइडलाइंस भी हैं कि किस चीज़ को आप टेलीमेडिसिन के थ्रू ट्रीट कर सकते हैं और किसको नहीं कर सकते। जी, और ऐसी स्थिति में लाइफ स्टाइल की बीमारियां बहुत सारी होती हैं, जिसमें आप डॉक्टर चौहान साहब, लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई जो डिजीज़ हैं, जो बीमारियां हैं, उनमें ये ऐप्स, उनमें इस किस्म से ये चेकअप कितने कारगर साबित होते हैं? देखिए, लाइफ स्टाइल डिजीज़ के लिए तो ऑलरेडी काफ़ी कुछ बोला जा रहा है, काफ़ी कुछ दिखाया जा रहा है, काफ़ी कुछ लिखा जा रहा है, और हम सब लोगों को जो ऑलरेडी अवेयर हैं उनके लिए तो वो सब उनको पता है। सपोज डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, और डिप्रेशन है, इंसोम्निया है, तो डेफिनेटली वहाँ वो हेल्पफुल होंगे। लेकिन ऑनलाइन कंसल्टेशन या जो ऐप्स के थ्रू आप बता रहे हैं, तो डेफिनेटली एक होता है कि बात करके ही डॉक्टर से काफ़ी चीज़ों का समाधान हो सकता है। ये किसी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए मैं नहीं रिकमेंड करूंगा डेफिनेटली। मगर ये ऐप्स तो मेडिकल साइंस का ही एक पार्ट ही इसे माना जाए ना? नहीं, पर हमें उसके कंस्टेंट भी तो समझने पड़ेंगे ना, कि उसके कंस्टेंट क्या है। वो ठीक है, मैंने बोला, अगेन मैं बोल रहा हूँ कि जो माइल्ड प्रॉब्लम्स हैं, जो एक बात करके कुछ कंप्लेंट्स बता के आप इन ऑल प्रोबेबिलिटीज़ डॉक्टर उनका अगर ट्रीटमेंट करता है तो उसमें कहीं गलत बात नहीं है। लेकिन वो हमेशा नहीं हो सकता, लंबे समय तक नहीं हो सकता, पर डेफिनेटली फॉलोअप केसेस में और माइल्ड नॉर्मल केसेस में उसको हम डेफिनेटली हेल्पफुल मानते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अभी करीब 2 महीने का वक्त गुजर चुका है, और ऐसे में मनीष सिंघल जी, लोगों में जो डर बैठा हुआ है, उस डर को निकालने के लिए किस किस्म से उनको खुद को तैयार करना चाहिए कि साहब ठीक है, हम प्रिकॉशन ले रहे हैं, हम लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कर रहे हैं, अस्पताल में हर तरह की सुरक्षा है, हर तरह के प्रिकॉशन स्टेप वहाँ उठाए जा रहे हैं, इसलिए वहाँ जाने से नहीं डरना चाहिए? कैसे इस डर को ख़त्म किया जाए उनके? देखिए, इतना आसान नहीं होगा। जिस तरह से कोरोना की महामारी फैल रही है और बढ़ रही है, मैं समझता हूँ ये डर काफ़ी समय तक बना रहेगा, और इस डर को निकालने का एक ही तरीका है कि आप अपनी प्रिकॉशंस, सोशल डिस्टेंसिंग, दस्ताने पहनना, मास्क लगाना,
और अननेसेसरी किसी अस्पताल में विजिट न करना। पहले हम देखते थे एक अस्पताल में एक पेशेंट एक होता था और 4 लोग साथ में आते थे जी। तो उस तरह की चीज़ नहीं करनी चाहिए। जो पेशेंट वाकई बीमार है वो आए और साथ में सिर्फ एक ही उसके साथ में जो जिसको कहते हैं बाईस्टैंडर है या फिर कोई रिश्तेदार है, एक ही रिश्तेदार आए। पहले पेशेंट एक होता था 10 रिश्तेदार होते थे। तो ये सब नहीं करना चाहिए बिकॉज इससे संक्रमित होने के चांसेस बढ़ जाएंगे और जब बहुत ज़रूरी हो तभी अस्पताल जाया जाए। और मेरे को लगता है कि थोड़ा डर बना रहे तो अच्छा ही है बिकॉज अगर डर नहीं रहेगा तो हम प्रिकॉशन भी नहीं लेंगे। लेकिन अभी तो संकेत ऐसा है कि अब गर्चे लॉकडाउन में और ज़्यादा ढील दे दी जाए, गर्चे लॉकडाउन ख़त्म कर दिया जाए, मगर असर तो बहुत लंबे समय तक अभी इसका रहने वाला है। बिल्कुल रहने वाला है। और लॉकडाउन खोलने का मतलब ये नहीं कि हम प्रिकॉशन नहीं लेंगे। लॉकडाउन खोलने का मतलब है कि हम अपनी रूटीन ज़िंदगी में आए विद प्रिकॉशन। वो प्रिकॉशंस लेने तो बहुत ज़रूरी है, बगैर उसके तो काम हमारा नहीं बनने वाला है। अगर हम साउथ कोरिया की बात करें तो वहाँ पे भी लॉकडाउन खुल गया बट वहाँ पे केसेस नहीं बढ़ रहे हैं बिकॉज एक डिसिप्लिन है लोगों में, एक उनको पता है कि हमें क्या करना है और क्या पूरी नहीं। लाइफस्टाइल को बदलना पड़ेगा, हमें इस न्यू नॉर्मल को अडेप्ट करना पड़ेगा, नहीं तो हमें पछताना ही पड़ेगा। मिला जुला करके कहा जा सकता है कि कोरोना के साथ में जीना अब सीखना होगा, जीना सीखना पड़ेगा और पूरी मेडिकल फ्रेटर्निटी को भी सीखना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ क्योंकि आपका जो आज का टॉपिक है टेलीमेडिसिन, ये धीरे धीरे बढ़ेगा और लोग इसको समझना शुरू कर देंगे, इसकी लिमिटेशन को समझना शुरू कर देंगे, किस चीज़ को टेलीमेडिसिन के थ्रू किया जा सकता है, किसको नहीं किया जा सकता। ये सारी बातें धीरे धीरे, इट्स अ लर्निंग कर्व और मैं समझता हूँ धीरे धीरे हम इसके बारे में ज़्यादा समझ भी जाएंगे। शुरुआती स्टेज है इन तमाम चीज़ों के जरिए चेकअप का, मगर डॉक्टर वीएस चौहान साहब, किस किस्म के चैलेंजेस होते हैं डॉक्टरों के सामने जब इन ऐप्स के जरिए वर्चुअली चेकअप करते हैं? देखिए, इनकी लिमिटेशन है ऐप्स की। मैंने जैसे बोला कि क्लिनिकल एग्जामिनेशन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है और जो क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन उस डायग्नोसिस में हेल्पफुल है उनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ये डेफिनेटली एक रेस्ट्रिक्टेड इसमें फील्ड रहेगा जहां कॉमन प्रॉब्लम्स हैं और जहां जो धीरे धीरे हम लर्निंग कर्व के साथ, टाइम के साथ हमें सीखेंगे या समय हमें सिखाएगा, डेफिनेटली स्किल में इम्प्रूवमेंट होगा। बट अगेन क्लिनिकल एग्जामिनेशन और क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन का रोल आप डिनाई नहीं कर सकते। ये लिमिटेशन हमें समझनी पड़ेगी और इसके साथ ही हम सब लर्न कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। मैं हॉस्पिटल में पेशेंट देख रहा हूँ, सब हॉस्पिटल ने खुद अरेंज किया हुआ है कि वहाँ पे चेयर्स में इस तरह का सिस्टम है कि डिस्टेंसिंग मेंटेन हो रही है। एक छोटे से छोटा मजदूर भी मास्क लगा के आ रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग का काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। नेचुरली लोग ग्लव्स पहन रहे हैं, लोग मास्क पहन रहे हैं। उसके अलावा सर्जरीज़ में या डिलीवरी में पीपी किट्स यूज़ किए जा रहे हैं जो कभी ना देखे गए थे ना सुने गए थे। तो ये कोरोना हमें बहुत कुछ सिखाएगा भी और हमको कहीं ना कहीं सेल्फ डिसिप्लिन तो होना ही पड़ेगा। ये तो आप इस माध्यम से मैसेज दीजिएगा, छोटे से छोटे मजदूर से लेके बड़े से बड़े आदमी को कहीं कहीं वो डिसिप्लिन का हमेशा पालन करना पड़ेगा। ये बदलाव लाइफस्टाइल में और आगे आने वाले वक्त में, ये कोरोना काल अगर ख़त्म भी हो जाता है तो बहुत सारी चीज़ें बदलने जा रही हैं। लोग अब अपने मोबाइल फ़ोन में ऐसे ऐप्स रखेंगे, यानी कि अब आगे आने वाले दौर में डॉक्टर्स और अस्पतालों के साथ साथ में इनका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होगा इन ऐप्स का। डेफिनेटली आप देखिए ना, पिछले सालों में कितना टेक्नोलॉजी ने चेंज किया है। मैंने आपको बोला कि इस कोरोना काल से पहले भी टेली रेडियोलॉजी चल रहा था जी, और इवन प्रोबेबली कहीं दो इट वाज नॉट लीगल, पर कहीं ना कहीं कुछ टेली मेडिसिन और कुछ टेलीफोनिकली कंसल्टेशन चल रहे होंगे और बड़ा मतलब ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल बंद रहे होंगे, पर अब उसको एक उन्होंने लीगल फॉर्म इस टाइम में दिया है। हो सकता है इसमें नई गाइडलाइंस कुछ आ जाएं और कहीं ना कहीं ये एक अननेसेसरी विजिट हॉस्पिटल को हो सकता है अवॉइड कर सके या पेशेंट अवॉइड कर सके। लेकिन फिर भी इसकी रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी। आप क्लिनिकल एग्जामिनेशन और क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशंस के बिना आप एक कंप्लीट डायग्नोसिस तक नहीं पहुंच सकते। यानी कि डॉक्टर मनीष सिंघल जी की निर्भर नहीं कर सकते हैं ऐप्स के ऊपर में पूरे तौर पर। हाँ, उसको एक माध्यम मान सकते हैं अपनी चीज़ों को समझने के लिए, लेकिन प्रॉपर इलाज के लिए और प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए और बेहतर ऑथेंटिक तरीके से आपको अस्पताल और डॉक्टर्स के पास ही जाना चाहिए। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से मेडिकल साइंस ने तरक्की की है और वो तरक्की की है इन्वेस्टिगेशंस के बेसिस पे भी, तो इन्वेस्टिगेशन के लिए भी तो आपको अस्पताल जाना पड़ेगा। सीटी स्कैन की मशीन तो घर नहीं आ सकती, एक्सरे की मशीन तो घर नहीं आ सकती, अल्ट्रासाउंड की मशीन घर नहीं आ सकती।
और जो भी आपका एक क्लिनिकल सस्पिशन बनता है एक पेशेंट को की हिस्ट्री सुनकर और एग्जामिनेशन करके उसको आप प्रूव करते हो इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से, तब वो डायग्नोसिस इस्टेब्लिश होता है कि हाँ ये प्रॉब्लम है और उसका इस तरह से इलाज किया जाएगा। जी। कुछ इलाज टैबलेट्स के फॉर्म में होता है, कुछ इलाज आईवी के फॉर्म में होता है, यानी इंट्रावीनस ड्रग्स के फॉर्म में होता है। सो डेफिनेटली इन्वेस्टिगेशंस, कुछ इन्वेस्टिगेशंस घर पर हो सकती हैं, बट कुछ इन्वेस्टिगेशंस के लिए आपको अस्पताल या रेडियोलॉजी या लेबोरेटरी सेंटर पे जाना पड़ सकता है, और उन सारी इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे ही तो आप डायग्नोसिस बना के आगे का ट्रीटमेंट देते हैं। मगर ऐसे मरीज जिनमें सिम्टम्स मान लीजिए एक ही है, एक ही तरह के हैं, लेकिन अगर किसी में मल्टी सिम्टम्स हैं तो उसमें क्या ये ऐप यूज करना ठीक रहेगा ऐसे लोगों के लिए? ऐसे लोगों को फौरन अस्पताल या डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए? बिल्कुल, आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया। कई बार मल्टी डिसिप्लिनरी केयर की जरूरत होती है। मल्टी डिसिप्लिनरी केयर मीन्स एक ही पेशेंट को 2-3 तरह की प्रॉब्लम है। मान लीजिए एक पेशेंट है, कैंसर की भी प्रॉब्लम है, डायबिटीज की भी और किडनी की भी प्रॉब्लम है, तो आप एक ऐप के जरिए 3 डॉक्टर से तो नहीं मिल सकते एक ही बार में, या वो डॉक्टर्स आपस में बात करके एक समाधान निकाल सकें किसी पेशेंट का। जहां मल्टी डिसिप्लिनरी केयर की जरूरत है, यानी कि मल्टीपल डॉक्टर्स की जरूरत है या मल्टीपल स्पेशलिटीज़ की जरूरत है, ऐसे पेशेंट्स को जनरली अस्पताल की तरफ रुख करना ही पड़ेगा। जैसे डॉक्टर साहब ने भी बोला है, सिंपल केसेस जो कि सिंपल तरीके से और नॉन सिक पेशेंट है या बहुत बीमार नहीं है, उनका इलाज टेलीमेडिसिन के थ्रू किया जा सकता है, या एक दिशा दी जा सकती है पेशेंट को कि आपको नेक्स्ट स्टेप करना क्या है, आपको अगला क्या स्टेप उठाना है, वो दिशा जरूर दी जा सकती है टेलीमेडिसिन के माध्यम से। बट पूरा इलाज घर बैठे बैठे हो जाएगा, ये संभव फिलहाल नहीं है। और ऐसे में डॉक्टर वी एस चौहान साहब की अगर किसी शख्स में सिम्टम्स हैं वो भी अलग अलग, लेकिन अगर बार बार वो सिम्टम्स लक्षण बदल भी रहे हैं, फिर ये तो बड़ी खतरनाक सिचुएशन है। ऐसे में तो उसको बिल्कुल इन ऐप्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। देखिए, मेडिसिन बहुत सिंपल नहीं है, बहुत पढ़ने के बाद, बहुत सीखने के बाद भी आप मिस्टेक करते हैं। एक ही सिम्टम 50 बीमारियों में हो सकता है जी। और प्रेजेंटेशन, कफ के कम से कम 20 कॉजेज हो सकते हैं, फीवर के कम से कम 100-200 कॉजेज हो सकते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। इक्वल टू 4 का फॉर्मूला बिल्कुल ना अपनाएं अगर ऐसा सोचते हैं। जी यस, ये एक बहुत बड़ी आर्ट है, बहुत बड़ी साइंस है। कॉमन चीज़ों के लिए ये आप बल्कि लोगों को अवेयर करिएगा इस माध्यम से। कॉमन चीज़ों के लिए मैंने आपको खुद कहा कि कंसल्टेशन हो सकता है, पर कहीं भी चीज़ अगर थोड़ा सा लगती है कॉम्प्लिकेटेड, एक और मोस्टली ये देखा गया है कि 90% केसेस जो हॉस्पिटल में आते हैं वो बाई एंड लार्ज सिंपल होते हैं, तो डेफिनेटली कॉमन प्रॉब्लम्स के लिए वो कंसल्ट कर सकते हैं इन ऐप के थ्रू। पर वो ये ना, इट कैन नेवर बी अ सब्स्टिट्यूट ऑफ क्लिनिकल एग्जामिनेशन एंड क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन। इस चर्चा के बिल्कुल आखिरी हिस्से में पहुंच चुके हैं और मेरे पास आखिरी कमेंट लेने के लिए समय है। डॉक्टर मनीष सिंघल जी, अब आखिरी कमेंट और आखिरी अपील के तौर पर क्या कहना चाहेंगे आप लोगों से और आप स्वास्थ्य विभाग से या सरकार से? सबसे सिंपल कमेंट तो, सबसे पहला कमेंट तो यह है कि डेफिनेटली अगर आपको किसी विशेषज्ञ यानी मेडिकल विशेषज्ञ की ज़रूरत है तो ऐप के थ्रू उस तक पहुंचा जा सकता है। आपको ज़रूरी नहीं है कि अस्पताल जाना है। अगर आपको खुद भी सोचना पड़ेगा कि कितनी सीरियस प्रॉब्लम लग रही है। अगर नॉन सीरियस प्रॉब्लम है तो पहले आप टेलीमेडिसिन के थ्रू किसी भी डॉक्टर या विशेषज्ञ से पहले सलाह मशवरा कीजिए। अगर उसमें लगता है कि हमें अस्पताल आना ज़रूरी है या डॉक्टर को लगता है अस्पताल आना ज़रूरी है, तो अस्पताल जाकर ही उसका आगे का ट्रीटमेंट लीजिए। और जहाँ कॉम्प्लिकेटेड केस है, यहाँ लगता है कि ये पेशेंट तो ज़्यादा बीमार है, तो बेहिजक इमरजेंसी सर्विसेज का उपयोग करना चाहिए। डॉक्टर वी एस चौहान साहब जी, आखिरी अपील। मैं ये अपील, आपने मुझे चांस दिया, ये कहना चाहूँगा कि ये एक जो पीरियड आया है कोरोना संक्रमण का और ये पूरे विश्व में जिस तरह से पैंडेमिक है, ये हमें बहुत कुछ सिखाएगा। मैं जिस तरह से देख रहा हूँ कि लोगों ने हैबिट्स चेंज की हैं, सैनिटाइजर्स यूज़ हो रहे हैं, ग्लव्स चेंज हो रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग, हम लोगों को ये बहुत सिखा के जाएगा और अल्टीमेटली हम इस पे विजय प्राप्त करेंगे, इसमें कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। और आप देख ही रहे हैं कि जितना इस कंट्री का पॉपुलेशन था उसको देखते हुए हमारे टाइमली लॉकडाउन से आज हमारे पास उतने केसेस नहीं है, अगर आप वर्ल्ड से इसको कंपेयर दूसरे देशों के मुकाबले करते हैं। तो हम लोगों ने बहुत सीखा, और बल्कि हम इसलिए कर सके कि हम लोगों को एक समय मिल गया दूसरों की गलती से सीखने का। चलिए, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, डॉक्टर मनीष सिंघल जी आपका, डॉक्टर वी एस चौहान साहब आपका। आप दोनों लोगों ने वक्त निकाला R9 TV के माध्यम से जनता तक जो भ्रामक चीज़ें हैं, जो भ्रांतियां हैं, उनको दूर करने की कोशिश की और सही मशवरों से आप लोगों ने लोगों को सूचित किया। अभी के लिए कोरोना क्लिनिक में इतना ही, इस अपील के साथ में कि ये एक विकल्प तो है लेकिन इस पर निर्भरता सही नहीं है, क्योंकि आपको डॉक्टर्स के पास जाकर के, एक अस्पताल जाकर
के जिस तरीके से आपके सारे सिम्टम्स और आपकी चीज़ों की जो जांच पड़ताल होती है वो फिलहाल अभी इन ऐप्स पर निर्भर मत रहिए। अभी के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, खुद को सुरक्षित रखिए ताकि दूसरे भी सुरक्षित रहें।